सादत हसन मंटो की कहानी मिलावट। अमृतसर में अली मोहम्मद की मनिहारी की दुकान थी, छोटी सी, मगर उसमें हर चीज़ मौजूद थी। उसने कुछ इस करीने से सामान रखा था कि ठुसा ठुसा दिखाई नहीं देता था। अमृतसर में दूसरे दुकानदार ब्लैक करते थे, मगर अली मोहम्मद उचित दर पर अपना माल बेचता था। यही वजह है कि लोग दूर दूर से उसके पास आते और अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते थे। वह मजहबी किस्म का आदमी था। ज़्यादा मुनाफा लेना उसके नज़दीक गुनाह था। अकेली जान थी, उसके लिए जायज़ मुनाफा ही काफ़ी था। सारा दिन दुकान पर बैठता, ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। उसको कभी कभी अफसोस होता जब वह किसी ग्राहक को सनलाइट साबुन की एक टिकिया न दे सकता था या कैलिफोर्नियन तेल की बोतल, क्योंकि ये चीज़ें उसे सीमित मात्रा में मिलती थी। ब्लैक न करने के बावजूद वह खुशहाल था। उसने 2000 रुपये पहले से अलग रखे हुए थे। जवान था। एक दिन दुकान पर बैठे बैठे उसने सोचा कि अब शादी कर लेनी चाहिए। बुरे बुरे ख्याल मन में आते हैं। शादी कर लूं कि ज़िंदगी में लुत्फ़ पैदा हो जाएगा, बाल बच्चे होंगे, उनकी परवरिश के लिए मैं और ज़्यादा कमाने की कोशिश करूँगा। उसके वालिदैन काफ़ी समय हुआ अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। उसकी कोई बहन थी न भाई। वह बिल्कुल अकेला था। शुरू शुरू में जबकि वह 10 वर्ष का था, उसने अखबार बेचने शुरू किए। उसके बाद खोंचा लगाया, कुल्फ़ियाँ बेची। जब उसके पास 1000 रुपया जमा हो गया तो उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और मनिहारी का सामान खरीदकर बैठ गया। आदमी ईमानदार था। उसकी दुकान थोड़े ही दिनों में चल निकली। जहाँ तक आमदनी का संबंध था, वह उससे बेफिक्र था, मगर वह चाहता था कि अपना घर बसाए, उसकी बीवी हो, बच्चे हों और वह उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करे, इसलिए कि उसकी ज़िंदगी मशीन जैसी बन गई है। सुबह दुकान खोलता है, ग्राहक आते, उन्हें सौदा देता, शाम को दुकान बंद करता और एक छोटी सी कोठड़ी में, जो उसने शरीफपुरा में ले रखी थी, सो जाता। गंजे का होटल था, उसमें वह खाना खाता। सिर्फ एक वक्त सुबह नाश्ता जयमल सिंह के टुकड़े में, शामें हलवाई की दुकान में करता। दुकान खोलता और शाम तक अपनी गद्दी पर बैठा रहता। उसके अंदर शादी की ख्वाहिश तेजी से बढ़ती जा रही थी, लेकिन सवाल यह था कि इस मामले में उसकी मदद कौन करे। अमृतसर में उसका कोई दोस्त यार भी नहीं था जो उसके लिए कोशिश करता। वह बहुत परेशान था। शरीफपुरा की कोठड़ी में रात को सोते वक्त वह कई बार रोया कि उसके माँ बाप इतनी जल्दी क्यों मर गए। उन्हें और कुछ तो नहीं, इसलिए ज़रूर जिंदा रहना चाहिए था कि वे उसकी शादी का बंदोबस्त कर जाएं। उसकी समझ में नहीं आता था कि वह शादी कैसे करे। बहुत देर तक सोचता रहा। इस दौरान उसके पास 3000 रुपये जमा हो गए। उसने एक छोटे से घर को, जो अच्छा खासा था, किराए पर ले लिया, मगर वह रहता शरीफपुरा में ही था। एक दिन उसने अखबार में एक इश्तहार देखा जिसमें यह लिखा था कि शादी के ख्वाहिशमंद हमसे संपर्क करें। बीए पास लेडी डॉक्टर, हर किस्म के रिश्ते मौजूद हैं। पत्र व्यवहार कीजिए या खुद आकर मिलिए। इतवार को वह दुकान नहीं खोलता था। उस दिन वह उस पते पर गया और उसकी मुलाकात एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग से हुई। अली मोहम्मद ने अपना मुद्दा बयां किया। दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने मेज़ की दराज खोलकर 20-25 तस्वीरें निकाली और उसको एक एक करके दिखाई। वह उनमें से कोई पसंद कर ले। एक लड़की की तस्वीर अली मोहम्मद को पसंद आ गई। छोटी उम्र की और खूबसूरत थी। उसने शादियां कराने वाले एजेंट से कहा, जनाब, यह लड़की मुझे पसंद है। एजेंट मुस्कराया, तुमने एक हीरा चुन लिया है। अली मोहम्मद को ऐसा एहसास हुआ कि वह लड़की उसके आगोश में है। उसने गुनगुनाना शुरू कर दिया, बस जनाब, आप बात पक्की कर दीजिए। एजेंट संजीदा हो गया। देखा बरखुरदार, यह लड़की जो तुमने चुनी है, अलावा हसीन होने के, एक बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा फीस नहीं मांगूंगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
मैं यतीम लड़का हूँ। अगर आप मेरा यह काम कर दें तो आपको सारी उम्र अपना बाप समझूंगा। एजेंट की मूंछों भरे होठों पर मुस्कुराहट दिखाई दी। जीते रहो, मैं तुमसे सिर्फ 300 रुपये फीस लूँगा। अली मोहम्मद ने बड़े कृतज्ञतापूर्ण लहजे में कहा, जनाब का बहुत शुक्रिया, मुझे मंजूर है। यह कहकर उसने जेब से 3 नोट 100-100 रुपये के निकाले और उस बुजुर्गवार को दे दिए। तारीख मुकर्रर हो गई, निकाह हुआ, रुखसती भी हुई। अली मोहम्मद ने वह छोटा सा मकान जो किराए पर ले रखा था अब खूब सजाया था। वह उसमें बड़े चाव से अपनी दुल्हन लेकर आया। पहली रात की कल्पना मालूम नहीं उसके दिल व दिमाग में किस किस्म की थी, मगर जब उसने दुल्हन का घूंघट कांपते हाथों से उठाया तो उसको गश्त सा आ गया। निहायत बदशक्ल औरत थी। साफ तौर से उस बुजुर्ग बूढ़े ने उसके साथ धोखा किया था। अली मोहम्मद लड़खड़ाता कमरे से बाहर निकल गया और शरीफपुरे जाकर अपनी कोठरी में देर तक सोचता रहा कि यह क्या है, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने अपनी दुकान न खोली। 2000 रुपये वह अपनी बीवी का मेहर उसी रात अदा कर चुका था। 300 रुपये उस एजेंट को। अब उसके पास सिर्फ 700 रुपये थे। उसने किसी तरह अपने मन में संतोष कर लिया और सोचा कि शहर ही छोड़ दूं। सारी रात जागता रहा। आखिर उसने फैसला कर ही लिया। सुबह 10 बजे उसने अपनी दुकान एक शख्स के पास 5000 रुपये लेकर औने पौने दामों में बेच दी और टिकट कटवाकर लाहौर चला गया। लाहौर जाते हुए गाड़ी में किसी जेबकतरे ने बड़ी सफाई से उसके तमाम रुपए गायब कर दिए। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने सोचा शायद खुदा को यही मंजूर था। लाहौर पहुंचा तो उसकी जेब में जो कतरी नहीं गई थी सिर्फ 10 रुपये और 11 आने थे। इससे उसने कुछ रोज़ गुजारा किया, लेकिन जल्द ही फाकों की नौबत आ गई। इस दौरान उसने कहीं न कहीं मुलाजिम होने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। वह इतना मायूस हो गया कि उसने खुदकुशी का इरादा कर लिया, मगर उसमें इतनी ज़रूरत नहीं थी। इसके बावजूद एक रात वह रेल की पटड़ी पर लेट गया। ट्रेन आ रही थी, मगर कांटा बदल गया और वह दूसरी लाइन पर चली गई कि उसे उधर ही जाना था। उसने सोचा कि मौत भी धोखा दे जाती है। चुनाचे उसने खुदकुशी का ख्याल छोड़ दिया और हल्दी और मिर्चें पीसने वाली एक चक्की में 20 रुपये मावा पर नौकरी कर ली। यहाँ उसे पहले दिन ही मालूम हो गया कि दुनिया धोखा ही धोखा है। हल्दी में पीली मिट्टी की मिलावट की जाती है और मिर्चों में सुर्ख ईंटों की। 10 वर्ष तक वह इस चक्की में काम करता रहा। उसका मालिक हर महीने कम से कम 700 रुपये माहवार कमाता था। इस दौरान अली मोहम्मद ने 500 रुपये बचा लिए थे। एक दिन उसने सोचा, जब सारी दुनिया में धोखा ही धोखा है तो वह भी क्यों न धोखा करे। चुनाचे उसने एक अलग चक्की कायम कर ली और उसमें मिर्चों और हल्दी से मिलावट का काम शुरू कर दिया। उसकी आमदनी अब काफ़ी माकूल थी। उसको शादी का कई बार ख्याल आया, मगर जब उसकी आंखों के सामने उस पहली रात का नक्शा आया तो वह काँप गया। अली मोहम्मद खुश था। उसने धोखेबाजी पूरी तरह सीख ली थी। उसको अब इसके तमाम गुण मालूम हो गए थे। एक मन लाल मिर्च में कितनी ईंटें पीसनी चाहिए, हल्दी में कितनी पीली मिट्टी डालनी चाहिए और फिर वजन का हिसाब, यह सब उसको अच्छी तरह मालूम था। लेकिन एक दिन उसकी चक्की पर पुलिस का छापा पड़ा। हल्दी और मिर्चों के नमूने बोतलों में डालकर मुंह बंद किए गए और जब केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट आई कि उनमें मिलावट है तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसका लाहौर में कौन था जो उसकी जमानत देता। कई दिन हवालात में बंद रहा। आखिर मुकदमा अदालत में पेश हुआ और उसको 300 रुपया जुर्माना और 1 महीने के सश्रम कारावास की सज़ा हुई। जुर्माना तो उसने अदा कर दिया, लेकिन 1 महीने की कैद सश्रम उसे भुगतनी ही पड़ी। यह 1 महीना उसकी ज़िंदगी में बहुत ही कड़ा और कठिन था। इस दौरान वह अक्सर सोचता था कि उसने बेईमानी क्यों की, जबकि उसने अपनी ज़िंदगी का यह नियम बना लिया था कि वह कभी धोखेबाजी नहीं करेगा। फिर वह सोचता कि उसे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए, इसलिए
कि वह इधर का रहा न उधर का। उसका किरदार बहुत मजबूत नहीं है। बेहतर यही है कि मर जाए ताकि उसकी मानसिक परेशानी खत्म हो। जब वह जेल से बाहर निकला तो यह मजबूत इरादा कर चुका था कि खुदकुशी कर लेगा ताकि सारा झंझट ही खत्म हो। इस मतलब के लिए उसने 7 दिन मजदूरी की और 2-3 रुपया अपना पेट काट काट कर जमा किए। इसके बाद उसने सोचा कौन सा जहर होगा जो प्रभावी हो सकता है। उसने सिर्फ एक ही जहर का नाम सुना था जो बड़ा कातिल होता है, संखिया। मगर यह संखिया कहाँ से मिलती है? उसने बहुत कोशिश की। आखिर उसे एक दुकान में संखिया मिल गई। उसने शाम की नमाज पढ़ी, खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी कि वह जल्दी और मिर्चों से मिलावट करता रहा है। फिर रात को संखिया खाई और फुटपाथ पर सो गया। उसने सुना था संखिया खाने वालों के मुंह से झाग निकलती है, बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, बड़ा कर्ब होता है। मगर उसे कुछ भी न हुआ। सारी रात वह अपनी मौत का इंतज़ार करता रहा, मगर वह न आई। सुबह उठकर वह उस दुकानदार के पास गया जिससे संखिया खरीदी थी और उससे पूछा, भाई साहब, यह आपने मुझे कैसी संखिया दी है कि मैं अभी तक नहीं मरा? दुकानदार ने आ भरकर बड़े अफसोसनाक लहजे में कहा, क्या कहूँ मेरे भाई, आजकल हर चीज़ नकली है या उसमें मिलावट होती है।